नमस्कार मित्रों पिछले लगभग 2 सप्ताहों में विशेष रूप से आप 1 सप्ताह ही कह लीजिए, लेकिन कुछ समय ज़्यादा उनकी खबरों में भी लग जाता है, इसलिए कुल मिलाकर 2 सप्ताहों में हमने अपने पड़ोस में एक अजब ढंग का एक प्रदर्शन देखा और वो प्रदर्शन निरंतर कुछ दिन जारी रहा और इस प्रदर्शन के दौरान इसकी तीव्रता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस प्रदर्शन के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति को भी देश छोड़कर दुबई भाग जाना पड़ा। वहाँ के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफ़ा देकर विदेश में शरण लेनी पड़ी और वहाँ के वित्त मंत्री को लोगों ने, युवाओं ने, जिसका मैं ज़िक्र आपसे बाँटने वाला हूँ, उन्होंने अपने देश के वित्त मंत्री को भी गलियों में, बाज़ारों में उसके पीछा करते हुए उसको उसको बाकायदा उसके पीछे लेकर डंडे लेकर पड़े हुए देखा और उसकी पिटाई भी सरेआम की गई। सारा मंत्रिमंडल अपना अपना कार्यभार छोड़कर लापता हो गया। तो मित्रों, ये स्थिति हमारे पड़ोस में कैसे आई, इसके इसके बारे में ज़्यादा विवरण एक छोटे से प्रसारण में मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इसकी तह में, इसकी पृष्ठभूमि में एक युवाओं की संस्था है जिसे जेन जेड भी कहा जाता है और जेन जी भी कहा जाता है। तो ये नई पीढ़ी की है संस्था, और जिसमें आप 1910 2010 2010 से बाद वाली जो पीढ़ी है वो ज़्यादा सक्रिय रही है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 20 वर्ष का जो स्पैन है, 20 वर्ष के स्पैन तक सक्रिय रूप से अपने देश की बुरी स्थिति को भोगने वाली जो युवा पीढ़ी है, ये उसकी बगावत थी। और अब जब कोई भी बगावत होती है मित्रों, तो उस वक्त बहुत सारी बातें अराजक भी हो जाती हैं। हम ये भी नहीं कह सकते अब इसे क्या दोष दें, क्या नाम दें, ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी अच्छी खबर तो ये है कि वहाँ अंतरिम रूप से देश के एक राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण भी हो गया है राष्ट्रपति का, और वो संयोगवश एक ऐसी महिला हैं जो इससे पहले अपनी अपनी न्यायप्रियता और अपनी न्यायपालिका में निभाई गई भूमिका के लिए चर्चित रही हैं। वे अपने देश की जो सुप्रीम अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, उसकी मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं। और उनकी छवि जो है वो एक ईमानदार और दबंग न्यायविद वाली छवि है, और उसी छवि के मद्देनज़र, उसी छवि को देखते ही, उसका सम्मान करते हुए उन्हें अंतरिम रूप से देश का कर्णधार बनाया गया है। यद्यपि उम्र में वो काफ़ी वयोवृद्ध हैं, 75 वर्ष की उम्र के आसपास है उनकी ज़िंदगी हो चुकी है, और लेकिन इसके बावजूद उनकी सक्रियता और उनकी छवि का सम्मान करते हुए युवाओं ने भी उन्हें स्वीकार किया कि अंतरिम रूप से आप ही हमारे देश को संभाल लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मित्रों, ये सिलसिला शुरू कैसे होता है, ये बात भी थोड़ा सा देखने वाली है। इसके मूल में सीधी सी बात यह है कि अब बेशक हाईटेक ज़िंदगी हो गई है, लेकिन आप गूगल से रोटी और रोज़ी को डाउनलोड नहीं कर सकते। रोटी और रोज़ी को गूगल से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक व्यवस्था, एक तंत्र ऐसा स्थापित करना होगा जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और बड़ी ईमानदारी के साथ देश की जनता के प्रति समर्पित हो। मैं इसमें एक बात और थोड़ी सी जोड़ना चाहता हूँ मित्रों। नेपाल की कुल आबादी जो है, जनसंख्या, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लगभग 2,57,00,000, 3 करोड़ से कुछ कम, ये वहाँ की जनसंख्या है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वहाँ के 15% लोग, 15% आबादी ये विदेशों में नौकर के रूप में कार्यरत है। और किसी भी देश में सबसे बड़ी गलत स्थिति होती है जब एक दास के रूप में, नौकर के रूप में, या एक बहुत ऊंचे पद का नहीं बल्कि छोटे पद के कर्मचारी के रूप में किसी देश के 15% लोग जो हैं, जिनमें युवा ज़्यादा, नेचुरली युवा ज़्यादा सक्रिय होते हैं, उन्हीं की ज़्यादा मांग रहती है, और वो लोग सारे के सारे नौकरी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने देश वो लौटते हैं तो बहुत ज़्यादा धन कमा कर लौटते हैं। यहाँ पहले ही
उनके अपने देश में स्थितियां अच्छी नहीं रहीं। मित्रों, सारा जो चिंता का विषय ये है कि हमारे आसपास जितने भी देश हैं सब में ये गतिविधियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ। वहाँ भी हमने देखा कि किस तरह से दंगे इन्हीं बातों को लेकर हुए, भ्रष्टाचार को लेकर हुए, और वहाँ के एक प्रधानमंत्री ने जो भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर बैठकर सत्ता में आया था, उसको अब 2 साल से वो कैद में है, और उसका अंतिम उसकी परिणति क्या होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही स्थिति बर्मा में, जिसे आप म्यांमार भी कहते हैं हम लोग, वहाँ भी यही स्थिति हुई, श्रीलंका में यही स्थिति हुई, और कुछ समय पहले बांग्लादेश में भी यही स्थिति हमारे सामने आई। और अब कालांतर में फ्रांस जैसे संभ्रांत देश में भी ऐसी खबरें मिली। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें चिंता का विषय हैं। व्यवस्था कहाँ कहाँ क्या क्या मांग करती है, इस बात की ओर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। इस बात की चिंता होनी चाहिए। शुक्र है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यहाँ ऐसी स्थितियाँ कभी आने की संभावना नहीं है। लेकिन मित्रों, ये सारी चीज़ें चिंतन का विषय भी हैं और चिंता का भी। शुक्रिया।